हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीके सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ द जोरावर क्लासेस में। तो बेटा, आई होप आपने जो हमारी एप्लीकेशन है द जोरावर क्लासेस पर, ठीक है ना, उसको आपने डाउनलोड कर लिया होगा और जो भी डेमो क्लासेस आपने देख ली होंगी, ठीक है। तो काइंडली प्लीज़ एक छोटा सा मैसेज इस नंबर पे भेज दीजिए कि आपको डेमो क्लासेस कैसी लगी, या आप उसमें और क्या बदलाव उसमें क्या चाहते हैं। जो भी आपको चेंजेस लगते हैं वो आप हमको बता दीजिए, समय समय पर वो चेंजेस भी कर दिए जाएंगे। तो चलिए, टाइम ख़राब ना करते हुए अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उपसर्ग। उपसर्ग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है हिंदी में, ठीक है। ये ऐसा टॉपिक है, इससे अक्सर जो हम शब्द लिखते हैं, ठीक है ना, जो भी हम शब्द हिंदी में लिखते हैं वो हमारे गलत हो जाते हैं, ठीक है। उनसे हमारी क्या होती है, जो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, ठीक है ना। और उनको अगर हम गलत लिखते हैं तो गलत समझते भी हैं, ठीक है। तो इन सब के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जानेंगे और ये शब्दों के उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं इनके बारे में भी पता करेंगे, ठीक है ना। और इसकी जो डिटेल वीडियो है वो मैं आपको बताता हूँ, जो इसकी कंप्लीट जो डिटेल वीडियो है, ठीक है ना, क्योंकि पूरा तो नहीं बता पाएंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो डिटेल वीडियो आपको कहाँ मिलेगी, जो हमारा द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन है, ऐप पर आपको डिटेल वीडियो आराम से आप देखेंगे, उसको समझेंगे। चलिए, टाइम ना खराब करते हुए एक बार जान लेते हैं कि उपसर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं, इसको देखिए, जो कि शब्द से पहले आकर शब्द का अर्थ, विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, पहले आकर उसका अर्थ प्रकट करता है, उसे बोलते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग की विशेषता क्या होती हैं? तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं या गतियां, यहाँ पे शब्द दिया था एक टेक्निकल वर्ड, ठीक है ना। तो शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे कि देखिए बल, आपको पता ही होगा बल, ठीक है। बल में हमने क्या जोड़ दिया, प्र उपसर्ग जोड़ दिया, क्या बन गया, प्रबल बन गया, ठीक है। तो देखेंगे मात्र एक उपसर्ग लगाने से एक नया शब्द, ठीक है ना, एक नया शब्द ही आपके सामने आ जाता है। शब्द के अर्थ को उलट देना, शब्द के अर्थ को भी उलट देते हैं, ठीक है। देखिए जैसे सत्य है, उसके आगे हमने अगर अ लगाते हैं तो उसका अर्थ ही पलट गया, ठीक है। तो सत्य का असत्य बन गया मात्र एक उपसर्ग लगाने से। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना, ठीक है। तो देखिए ऊपर आपने देखा था कि नया शब्द बनाया और चेंज कर दिया पूरा ही, और यहाँ पे इर्द गिर्द ही उसका एक अर्थ निकल जाता है। देखिए जैसे शुद्ध और विशुद्ध, ठीक है ना, दोनों ही लगभग समान हैं, पर हमने एक उपसर्ग इसमें लगा के एक नया शब्द बना दिया वी, तो हमने वी जोड़ दिया, ठीक है, तो हमने एक विशुद्ध भी बना दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये 3 इसकी विशेषताएं होती हैं, याद रखना, ये प्रश्न में भी इस तरह से पूछ लेता है। अब देख लेते हैं कि उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। उपसर्गों की जो हिंदी व्याकरण के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके 5 तरह के ये दिए हैं, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, अंग्रेजी के, और उपसर्गवत अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना। ये यानी कि विशेषण प्रकार में भी होंगे, सर्वनाम में भी आएंगे, संज्ञा में भी आएंगे, अव्यय भी आएंगे, ठीक है ना। और देखिए प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होते हैं इंग्लिश में बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स मतलब जो कि पीछे और सबसे आखिर में जुड़ते हैं, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाएं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय के 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद होते हैं, एक होता है एजेंटिव, एक होता है नॉमिनल। और एक हो गया आपका कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत भी बोलते हैं, और तद्धित प्रत्यय। जो कृत में हो गया, कृत से याद रखना, कृत से क्रिया, क्रिया या धातु के अंत में आएंगे, ठीक। और तद्धित में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में आएंगे, उन्हें बोल देंगे तद्धित प्रत्यय। तो आई होप ये आपको छोटा सा क्लियर हो गया होगा। और मैं फिर से बता देता हूँ, जो बच्चे भी जुड़ रहे हैं, ठीक है ना, ये कंप्लीट आपको जो डिटेल में जो वीडियो आपको मिलेंगी हिंदी के सभी टॉपिक्स, वो आपको आपकी एप्लीकेशन, जो कि आपकी इसी नाम की एप्लीकेशन है द जोरावर क्लासेस के नाम की, वहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट की, ठीक है ना, जो भी आपके पीआरटी से संबंधित जो भी
टॉपिक्स हैं वो आपको सभी वहाँ पर आपको एक एक करके मिल जाएंगी। आप उनको देखिए और अपने नोट्स बनाइए और तैयारी में जुड़ जाइए, ठीक है ना। क्योंकि आप ये समझिए कि आप जितना जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे उतने ही जो बाकी बच्चे जो बाद में आएंगे उनसे तो आप बहुत आगे निकल चुके होंगे, ठीक है। चलिए समय न व्यर्थ करके फिर हम अपना प्रश्न ले लेते हैं आज का। पहला प्रश्न ही है आपके लिए, उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? उल्लंघन में कौन सा उपसर्ग है? जी बताइए, ए, बी, सी या डी? उल्लंघन में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका आंसर है उत होता है, ठीक है। उत हमारा एक प्रकार का यहाँ पे उपसर्ग यहाँ पे दिया हुआ। और यदि मैं आपको बताऊं तो इसके और एग्जाम्पल देता हूं कि उत वाले आपको कहाँ कहाँ पर दिखाई देंगे। एक्चुअली में उत का जो अर्थ होता है वो होता है ऊपर, ऊंचा या श्रेष्ठ, ठीक है। तो उनसे संबंधित जो आपके सामने आएंगे आने वाले समय में परीक्षा में, ठीक है, उत्कर्ष, उन्नति, ठीक है, और उद्धार, ठीक, और उद्योग, उद्गम, उत्पत्ति, ठीक है। इन सब में आप देखेंगे कि सभी में जैसे कि उत यहाँ पर आपका उपसर्ग रहेगा, ठीक है। जो मैंने अभी शब्द बोले इनको आप प्लीज नोट कर लें, आने वाले टाइम में आपको ये पहचान में आने चाहिए। अगला देखें, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द कौन सा है? जी हाँ जी, यहां पर जी यहां पर देखेंगे आप यहाँ पे एक्चुअली यहां पर ऑप्शन में आपके 2 आंसर हैं। एक है आंसर नंबर ए और एक है आंसर नंबर डी। यहाँ पे आपके 2 आंसर है, तो आप दोनों ही लिख लेना, ठीक है ना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने डाला था, ठीक है, ये ए और डी। क्योंकि जब हम ए और डी की अगर हम बात करें तो देखिए असुरक्षित कैसे लिखेंगे आप? अ प्लस सु प्लस रक्षित, ठीक है। ये तो हो गया असुरक्षित। आप देखेंगे यहाँ पे 2 उपसर्ग हैं, वो 1 और 2। इसी प्रकार से अगर पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण में आ गया परि जमा अ जमा वरण, तो यहाँ पर भी 1 उपसर्ग ये रहा, 1 उपसर्ग ये रहा। इसमें तो आपको दिख ही रहा है अति जमा आचार, अध तो अलग हो गया, कचरा अलग हो गया, ठीक है। तो इसमें आपके 2 आंसर थे। प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में प्रत्येक और प्रत्यक्ष में उपसर्ग निकालिए। आसान है, मुझे पता है सभी लोग आसानी से कर लेंगे। जी आप याद रखना, प्रति जमा 1 बराबर क्या बन गया? प्रत्येक, ठीक है। तो जब आपको एक पता हो तो दूसरा भी उसके साथ साथ में चलता रहेगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। स्वयंवर शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, स्वयंवर आपको पता होगा, जो जिस समय जो भी हमारी रामायण और महाभारत कालखंड में जो भी ज़्यादातर शादियाँ होती थी, ठीक है, जो शादियाँ होती थी उस समय एक जो राजा होते थे कहीं के भी, वो एक स्वयंवर की आयोजन करते थे और वो सभी अपने आसपास के देश प्रदेश के जो भी राजा थे, जो भी शासक हुआ करते थे, उनको न्योता देते थे कि आप आइए। और वो लाइन में कतार में खड़े रहते थे सीना चौड़ा कर करके, और एक कन्या थी, वो ऐसे ऐसे घूम घूम के जाती थी और जिसका जहाँ मन करा वहाँ पे उसको कर दिया। एक प्रकार की ये आप कह लीजिए, ठीक है ना, इसको मतलब अपनी पसंद का ही आपको वर चुनना है। तो आप जब स्वयंवर की बात करें तो देखिए इसमें 2 शब्द हैं, एक है स्वयं और वर को बोलते हैं लड़का, ठीक है। तो ये हो गया लड़का। तो जब ये अलग अलग हमने करा तो आंसर क्या आ गया हमारा? आंसर नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 5।
प्रश्न नंबर 5 क्या है, मिलावट में प्रत्यय क्या होगा। मिलावट, ठीक है, आसान है, सिंपल है, शब्द भी दिख रहा है, मिल जमा आवट होता है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या बन गया, आंसर नंबर ए, ठीक है ना। वट तो होगा नहीं, याद रखना, ठीक, क्योंकि मूल शब्द जो है वो हमारा आवट है और उसमें हमने जोड़ दिया मिल, किसी चीज का भी घोल हो गया, ठीक है। तो बेटा जो चैनल के साथ में अभी तक जुड़े नहीं है, जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, वो द जोरावर क्लासेस की एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर और जो आईफोन यूजर हैं वो ऐप स्टोर में जाकर, ठीक है ना, आप डेमो क्लासेस देख सकते हैं। डेमो क्लासेस देखने के बाद आप स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोर्स कैसा लगा, डेमो क्लासेस कैसे लिखी, इसके रिगार्डिंग एक फीडबैक मैसेज आप इस नंबर पर भी भेजिए, ताकि हमको ये पता लगे कि आपने उसमें क्या समझा है, क्या लिखा है, उसमें क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, वो भी आप हमारे साथ में अपना शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 ले लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, अनादर, अनादि और अनाचार किस उपसर्ग के उदाहरण हैं। अनादर, अनादि और अनाचार किस उपसर्ग के उदाहरण हैं। आप देखेंगे इन सभी शब्दों में एक कुछ कॉमन सा दिख रहा होगा कि आपको ये शब्द जो हैं, ठीक है ना, ये शब्द जो हैं सभी किससे संबंधित है, आपके संस्कृत से, तो इसलिए हमारा ये आंसर भी संस्कृत हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप शब्दों को भी देखेंगे तो आपको ये दिखेंगे, ये ज्यादातर शब्द जो हैं वो कौन से शब्द हैं, वो तत्सम शब्द हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 7, संन्यास में कौन सा उपसर्ग है। सन्य, सन, सम और सन। जी, तो एक्चुअली मैं बताता हूं, जो इसके अंदर जो है, देखिए भाई कई बच्चों को आता है, पर थोड़ा सा इसको डिटेल बताते हैं कि जो सम, इसका आंसर सही है, आंसर सम है। अब सम का जो अर्थ होता है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो होता है अच्छा या पूर्ण, ठीक, अच्छा या पूर्ण। तो इससे संबंधित आप देखेंगे बहुत सारे शब्द बनेंगे, संतोष, संपत्ति, संहार, संकल्प, संयम, संशय और संचय, ठीक है ना। तो जो भी मैंने आपको शब्द बोले हैं इनको लिख लीजिए और इनमें सभी में उपसर्ग क्या आएगा, सम, ये भी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। सिंपल से आप एक यहाँ पे सम लिखिए, ठीक है ना, सम, और इसके ब्रैकेट में उपसर्ग, और यहाँ पे 1 2 3 4 करके जिस जिस शब्दों में आया, जैसे मैंने बताया ना, संतोष, संपत्ति, संहार वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे एक एक करके लिख लीजिए, ताकि आपको आने वाले टाइम में याद रहेगा कि सम में और क्या क्या आता है। उपसर्ग युक्त शब्द बताइए जिसके अंदर उपसर्ग है। जी, उपसर्ग बताना है कि जिन शब्दों में एक जोड़ा है जिसके अंदर उपसर्ग है, बाकी में नहीं है, यानी कि 3 ऐसे होंगे जिसमें नहीं है, ठीक है ना, और एक है जिसमें होगा, एक जोड़ा ऐसा होगा जिसके अंदर होगा। तो उपसर्ग किस में है जी, आ जमा हार, वी जमा हार, ठीक है ना, तो ये हो गया आहार विहार। प्रश्न नंबर 9, आसान प्रश्न था। प्रश्न नंबर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी कर पाएंगे, कि इसमें आपको बताना है उपसर्ग और एक शब्द और उसमें जोड़ा हमने प्रत्यय, इसमें सही उदाहरण कौन सा है, ए, बी, सी या डी। पहले आप देखेंगे कि शब्द कहां पर दिया हुआ है, जो कंप्लीट शब्द है, यानी कि जो मूल शब्द है, ठीक है ना, जिसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। तो देखेंगे आपको कि शब्द इसमें अगर हम चारों में देखेंगे तो देखेंगे इन दोनों में तो है ही नहीं। अब बचे 2 शब्द, ये तंत्र है, इन दोनों में भी तंत्र है, ता यहाँ पर भी है, ता यहाँ पर भी है। अब आ गया उपसर्ग वाली बात, ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है हमारा, पीछे का आगे वाली बात करते हैं। तो प्र और पर में कैसे आपको पता लगेंगे, देखिए सिंपल, आप जैसे बोलते हैं आप वैसे ही इसको बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे आप क्या बोलते हैं, आप कैसे बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं पर तंत्रा, ठीक है, पर तंत्रा, या आप ऐसे बोलते हैं प्रतंत्रा। तो प्रतंत्रता तो है नहीं, तो इसलिए ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी।
तो कई शब्दों को हम जैसे बोलते हैं उसको अगर आप सही बोलते हैं तो आप उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 10, व्याकरण में उपसर्ग अलग करो। जी, जो व्याकरण शब्द है इसके अंदर आपको क्या करना है, उपसर्ग निकालना है कि किस तरह से उपसर्ग होता है। आसान है, बहुत आसान है। जी, गलत ना बताएं प्लीज, थोड़ा सा सोच लीजिए। और मैं आपको ये देखिए, ये जो सारे उदाहरण हैं, ठीक है, केवल इसको छोड़कर, ठीक है, और जो कि गलत भी है, ठीक है ना, बाकी आप देखेंगे इसमें एक से ज्यादा उपसर्ग हैं, इन दोनों में भी और इसमें भी, ठीक है ना। तो सही आंसर बताने की कोशिश करें। जी, वी जमा आ जमा करण, तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो व्याकरण में उपसर्ग पहचानना आसान है, जैसे बोलते हैं व्याकरण, व्याकरण, है ना, तो वैसे ही आपने उसको पहचान लिया। तो आई होप आज के आपको जो 10 क्वेश्चन थे समझ आए होंगे। आपने अपना जल्दी से अपना स्कोर बता दीजिए कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है ना। और इसकी वीडियो डिटेल में देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ पर इस नाम की एप्लीकेशन आपको दिख जाएगी, डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए, और समझ में आता है तो आपको उसको परचेज भी कर सकते हैं केवल 2999 में। ठीक है, चलिए अगली वीडियो में दोबारा से मिलते हैं, तब तक अपना और अपने घर वालों को ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।